नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको जेई 2022 में जो अभी रिसेंटली हुआ है उसके मेंस के कुछ क्वेश्चन ट्राई कराए थे फोर्स से रिलेटेड। उसमें मैंने फ्रिक्शन के क्वेश्चन नहीं करवा पाया था क्योंकि फ्रिक्शन मैंने अभी डिस्कस नहीं किया। सो आज मैं फ्रिक्शन इंटायर टॉपिक आज एक लेक्चर में डिस्कस करूंगा। डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द वीडियो उसको मैं 30 मिनट के आसपास की वीडियो रख के यूट्यूब पर डालूंगा। सो आज हम ये वाले टॉपिक कवर करने वाले हैं, फ्रिक्शन, उसके कॉज, उसके टाइप, उसके लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, उसके बाद एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसे कहते हैं, एंगल ऑफ रीपोज किसे कहते हैं, एक्सेलरेशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन जिस पे फ्रिक्शन होगा उस पे एक्सेलरेशन कैसी होगी, वर्क डन अंडर फ्रिक्शनल फोर्सेस कैसे होगा, राउंडिंग ऑफ अ लेवल कर्व्ड रोड कैसे हम जो है कर्व्ड रोड को जो है राउंड करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग ऑफ द रोड, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट, और उसके बाद लास्ट वाला जो टॉपिक है ये डायरेक्टली फ्रिक्शन से रिलेटेड नहीं है, मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल, लेकिन हम इसको आज भी डिस्कस करेंगे। बड़ा ही स्कोरिंग टॉपिक है मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल, ये डायरेक्टली फ्रिक्शन से रिलेटेड नहीं है। सो सबसे पहले हम फ्रिक्शन डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, फ्रिक्शन है क्या? फ्रिक्शन हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, जो हम दो चीज़ों को आपस में रगड़ते हैं तो दो जो रगड़न है उसको फ्रिक्शन कहेंगे। अगर हमारी कोई भी चीज़, जैसे न्यूटन लॉज कहते हैं कि कोई भी चीज़ अपने कॉन्टीन्यूस स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन में चलती है लेकिन वो रुक जाती है, और रुकती किस लिए है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी इवल। आप देखेंगे, आप डेली डे टू डे लाइफ में आप अगर चल रहे हैं रोड पे, चल ही इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट आपको सपोर्ट कर रहा है चलने में। आप जो डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मैं पेन से लिख पा रहा हूँ इस बोर्ड पे बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना हो मैं लिख ही नहीं पाऊँगा। जो हमारे जितने भी काम हैं फ्रिक्शन के कारण ही हो रहे हैं। लेकिन फ्रिक्शन एक नेगेटिव फोर्स भी है क्योंकि फ्रिक्शन के अगेंस्ट हमें काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट हमारी काफ़ी एनर्जी कंज्यूम होती है। सो फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी ईविल, फ्रिक्शन को नेसेसरी ईविल कहा जाता है। जैसे लेट अस से मैं यहाँ से मैं एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैं यहाँ से मूव करना शुरू करता हूँ, यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ F। सो ये फोर्स जो मैंने अप्लाई की फोर्स, ये एकदम से मूव नहीं होगा क्योंकि यहाँ नीचे इसके फ्रिक्शन है। दिस इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स F, स्मॉल f। ये फ्रिक्शनल फोर्स क्यों आती है, उसके कॉज क्या है फ्रिक्शन के? उसके दो थ्योरीज काम करती हैं। जो ओल्ड थ्योरी थी वो ये है, ओल्ड थ्योरी ये कहती है कि जो ऊपर वाली चीज़ है, जो ऊपर वाली चीज़ और नीचे वाली चीज़ जहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है तो वहाँ माइक्रोस्कोपिकली अगर देखा जाए तो वो स्मूथ नहीं होता, उसमें इरेगुलरिटीज़ होती हैं। और जो ऊपर वाली चीज़ और नीचे वाली चीज़ आपस में इस तरह से फंस जाते हैं, जिसके लिए हमें जब जोर लगाते हैं तो इसको इन चीज़ों से निकालने के लिए, इन कर्व से निकालने के लिए जो जोर लगाना पड़ता है उसको हम फ्रिक्शनल फोर्सेस का नाम देते हैं। ये ओल्ड थ्योरी है। न्यू थ्योरी क्या कहती है? न्यू थ्योरी ये कहती है कि जो हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है एक्चुअल में इतनी जगह पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं होता, बिकॉज ये देखा गया फ्रिक्शनल फोर्सेस जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करती हैं। फ्रिक्शनल फोर्सेस डोंट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो इसलिए ये न्यू थ्योरी ये कहती है कि जो एरिया ऑफ कांटेक्ट चाहे बहुत ही कम हो, जो एक्चुअल में दो चीज़ें आपस में टच कर रही हैं, लेकिन इनका यहाँ पे एक इंटरमॉलिकुलर बॉन्ड बन जाता है। इस बॉन्ड को जब हम ओवरकम करते हैं, जब हम फोर्स लगाते हैं, इस बॉन्ड को ओवरकम करने के लिए हमें ये फोर्स लगानी पड़ती है, जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स जो होगी हमारी अप्लाइड फोर्स के हमेशा ऑपोजिट लगेगी। फ्रिक्शनल फोर्स कितनी तरह की होती है? अगर मैं शुरू से बात करूं तो फ्रिक्शनल फोर्स तीन तरह की मैं कह सकते हैं। स्टैटिक फोर्स, उसके बाद हम स्टैटिक फ्रिक्शन एंड लास्ट में आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। उसके बाद हम रोलिंग फ्रिक्शन की भी बात करेंगे। सो कितने टाइप्स की होगी हमारी फ्रिक्शन? हमारी होगी स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद होगी हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसके बाद होगी हमारी तीसरी टाइप होगी काइनेटिक फ्रिक्शन, और लास्ट में हम कह सकते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। जब मैं फोर्स इस पे लगा रहा हूँ, जितनी मैं फोर्स F बढ़ाते जा रहा हूँ, मेरी फोर्स जो स्मॉल f है बढ़ती जा रही है। फ्रिक्शनल फोर्सेस आर इंक्रीजिंग, बट उसके बैकवर्ड वो रिलेटिव मोशन को अपोज कर रही है। फ्रिक्शनल फोर्सेस दे आर अपोजिंग द रिलेटिव मोशन। बट एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब वो बॉडी मूव करना शुरू कर देगी। अगर मैं इसको ग्राफिकली मैं इसको प्लॉट करूँ, अगर मेरी अप्लाइड फोर्स F इस साइड है, फ्रिक्शनल फोर्स मेरी इस साइड है, तो ये जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ाता जा रहा हूँ मेरी जो फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, ऊपर जाके एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहाँ पे ये मैक्सिमम हो जाएगी और जस्ट वो बॉडी मूव करना शुरू कर देगी। उसके बाद ये पॉइंट कम होके नीचे चला जाएगा। ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, इस पे जो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स होगी इसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, FL। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगी दैट इज़ द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। उसके पहले जो है
ये किसी भी पॉइंट पे आप कह सकते हैं दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन है, उसके आगे किनेटिक फ्रिक्शन है। ये मैं ग्राफ आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसके बाद जो नेक्स्ट फोर्स आ जाएगी किनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि किनेटिक फ्रिक्शन इसलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है क्योंकि एक बार ये बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड टूट गया, उसके बाद उसको कंटिन्यूस मोशन के लिए इतनी एनर्जी नहीं चाहिए, इसलिए किनेटिक फ्रिक्शन उससे कम है। रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन में हम क्या करेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन क्यों आता है, जब भी कोई व्हील रोल कर रहा है तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक्चुअल में बहुत कम है, इस एरिया पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और वो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इतनी ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करता है कि वो एरिया, नीचे वाला एरिया थोड़ा सा हल्का सा दब जाता है, वहाँ पे एक डिप्रेशन आ जाता है। उस डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए हर बार जैसे जैसे व्हील आगे चलता जाएगा, इस एरिया में डिप्रेशन आता जाएगा, इस एरिया से वो उठता जाएगा, इस एरिया को दबाता जाएगा, इस एरिया से आगे उठता जाएगा। तो रोलिंग फ्रिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि रोलिंग फ्रिक्शन इसलिए आता है क्योंकि वो नीचे उसको डिप्रेस करता जाता है और वो गोल गोल आगे चलता जाता है। परंतु रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन, रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन किनेटिक फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन का जो हमारा कोफिशिएंट होगा वो हमारा किनेटिक फ्रिक्शन से कम होगा, इसीलिए हम चीज़ों को रोल करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जो हैवी चीज़ें होती हैं उनको हम एक व्हील वाले कार्ट के ऊपर रख के लेके जाना पसंद करते हैं, रेदर देन कि उनको हम फ्रिक्शनल फोर्सेस, किनेटिक फ्रिक्शन ऐसे खींच के लेके जाएं, हम उनको कार्ट पे रखते हैं और वो उनको हम लेके जाना पसंद करते हैं। तो ये रोलिंग फ्रिक्शन आ गया। ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, अगर अप्लाइड फोर्स हमारी बढ़ती जा रही है तो हमारी फ्रिक्शनल फोर्सेस बढ़ती जा रही हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन किसी भी टाइम पे, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो इक्वल टू अप्लाइड फोर्स होगा, किसी भी टाइम पे स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। ये एंगल 45 डिग्री है, जितना हमारा अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है उतना ही हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन को। जितनी हमारी अप्लाइड फोर्स बढ़ती जा रही है स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है, परंतु एक पॉइंट पे आके, जब इस पॉइंट पे आ गया, मैक्सिमम पॉइंट पे आ गया, वहां पे जो हमारी फोर्स होगी दैट इज दिस फोर्स, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो यहाँ पे ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, उसके अगला जो फोर्स होगा दैट इज किनेटिक फ्रिक्शन, यहाँ पे एक किनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। इसके लॉज क्या है फ्रिक्शन के, कुछ लॉज ओबे करता है फ्रिक्शन। फॉलोइंग आर द लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लॉज क्या क्या हैं, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू विच द बॉडी टेंड्स टू मूव इफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वुड हैव बीन एब्सेंट। मतलब अगर बॉडी के ऊपर फोर्स, लेट अस से बॉडी को मैं इस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो यहाँ पे अप्लाई करेगी एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर फोर्स मैं अगर F इस तरफ लगा दूंगा तो मेरी फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ चली जाएगी। अगर मैं इंक्लाइंड प्लेन की बात करता हूँ, लेट अस से दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ पे मेरी बॉडी पड़ी हुई है, दिस इज पॉइंट P, और मैं अगर यहाँ पे इस बॉडी को इस तरफ फोर्स लगा के इस तरफ खींचता हूँ तो मेरी फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी। और अगर मैं नीचे की तरफ उसको खींचता हूं तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ आएगी। सो फ्रिक्शनल फोर्स का पहला लॉ है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू विच इन विच द बॉडी टेंड्स टू मूव। जिस तरफ बॉडी की मूवमेंट होगी उससे ऑपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू फोर्स, जितना स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन का लॉ क्या है कि जितना हमारी अप्लाइड फोर्स है उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। The magnitude of limiting friction bears a constant ratio to the normal reaction between the two surfaces. So means अगर मैं लिमिटिंग इस पॉइंट पे बात करता हूँ, जो मेरी लिमिटिंग फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये नीचे वेट इसका नीचे एक्ट कर रहा है mg और ये इसको रिएक्शन मिल रही है r, सो देन जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी स्मॉल f, इसको अगर हम स्मॉल f से डिनोट कर दें, सो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी F विल बी प्रोपोर्शनल टू R एंड F इज इक्वल टू म्यू इनटू R। म्यू इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, म्यू को कोफिशिएंट लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। उसके बाद जो किनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा तो वहाँ पे म्यू S की जगह म्यू K लिख लेंगे, म्यू कोफिशिएंट ऑफ किनेटिक फ्रिक्शन। सो नेचुरली म्यू S इज मोर देन म्यू K। ये मैं आपको आगे इसकी कुछ वैल्यूज़ भी दिखा दूंगा, म्यू एस एंड म्यू के की कुछ वैल्यूज़, क्या वैल्यूज़ हैं, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तीसरा उसके अगला लॉ है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सर्फेसिस। ऐसा नहीं है कि अगर नॉर्मल रिएक्शन दो ऑब्जेक्ट्स की सेम है, नॉर्मल रिएक्शन मीन्स R इज इक्वल टू एम जी। सो R इज इक्वल टू एम जी मीन्स अगर दोनों की नॉर्मल रिएक्शन सेम है, दोनों का वेट सेम है,
दो बॉडीज़ का, तो उनका एरिया चाहे कितना भी बड़ा हो, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है एक बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर दोनों का वेट इक्वल है तो दोनों के केस में फ्रिक्शन फोर्स सेम लगेगी। ये हमारा ये लॉ कहता है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द रफनेस ऑफ द सर्फेसिस। अगर दो सरफेस स्मूथ हैं तो वहाँ पे कोफिशिएंट फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, अगर दोनों सरफेस रफ हैं तो हमारा कोफिशिएंट फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। सो ये लॉज ऑफ फ्रिक्शन है। अब मैं आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स की फ्रिक्शन की वैल्यू दिखा देता हूँ, उसके नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको कहते हैं, एंगल ऑफ रीपोज किसको कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कुछ वैल्यूज़ हैं म्यू की। सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट, वुड ऑन वुड, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 0.7 एंड कोफिशिएंट ऑफ किनेटिक फ्रिक्शन 0.4। मीन्स दो सरफेस वुड ऑन वुड, दो सरफेस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी वैल्यू है 0.7। ऑब्वियसली इसके यूनिट नहीं है बिकॉज म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर, इसका मतलब है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन जो उसका वेट है। सो म्यू इज इक्वल टू एफ बाई आर, दोनों का यूनिट सेम है इसलिए म्यू यूनिटलेस है। वुड ऑन लेदर 0.5 एंड 0.4। उसके बाद है स्टील ऑन स्टील माइल्ड 0.74 0.57, स्टील ऑन स्टील हार्ड 0.78 0.42 एंड स्टील ऑन स्टील ग्रीस्ड। अगर हमारी लुब्रिकेशन, जो मैं लास्ट पॉइंट कह रहा था कि जो इसके सेम जो दो मेटल हैं स्टील ऑन स्टील, बट अगर ग्रीज किया हुआ है उस पर लुब्रिकेशन किया हुआ है तो इसकी वैल्यू है 0.1 एंड 0.05। सो ये लास्ट वाला पॉइंट यहाँ से आपको प्रूव होता है। अब हम डिस्कस करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको कहते हैं। सो फ्रेंड्स, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब है वो एंगल, आप ध्यान से समझिएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन मीन्स वो एंगल नॉर्मल रिएक्शन के साथ है किसका, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ध्यान से समझिएगा, angle of friction is defined as the angle, this angle which the resultant makes, this is the resultant। resultant किस किस का है, नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ कितना एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। इसको निकालना बहुत ही ईजी है। आप इस ट्रायंगल में देखेंगे ALC, ट्रायंगल ALC में देखेंगे आप, ट्रायंगल ALC में tan थीटा कितना है, tan थीटा इज इक्वल टू, दिस इज परपेंडिकुलर AL अपॉन बेस, बेस इज AC। AL की वैल्यू कितनी है, AL इज इक्वल टू योर लिमिटिंग फ्रिक्शन F लिमिटिंग एंड AC की वैल्यू कितना है जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है R। सो tan थीटा इज इक्वल टू F बाई आर, एंड F बाई आर क्या होता है हमारा म्यू, बिकॉज म्यू की डेफिनेशन ही है लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। सो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना हुआ करेगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हुआ करेगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस, वो हमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन देगा। नेक्स्ट है एंगल ऑफ रीपोज। फ्रेंड्स, एंगल ऑफ रीपोज को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इंक्लाइंड प्लेन पे के ऊपर पड़ा हुआ है तो कितना मिनिमम एंगल होना चाहिए, कितना मिनिमम एंगल होना चाहिए उस इंक्लाइंड प्लेन का कि वो ऑब्जेक्ट अपने आप नीचे आना शुरू हो जाए ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। दिस इज ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। सो कितना मिनिमम थीटा, कितना मिनिमम होगा कि ये ऑब्जेक्ट अपने आप नीचे आना शुरू हो जाएगा। सो ये ऑब्जेक्ट है, सो ये वर्टिकली उसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है mg। इसकी नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी फ्रेंड्स, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, इसको हम n कह सकते हैं या हम r कह सकते हैं। कई बुक्स में n से डिनोट किया होता है, कई बुक्स में r से डिनोट किया होता है। सो नॉर्मल रिएक्शन इज n। अब वेट का अगर मैं दो कंपोनेंट निकाल लूँ तो जो वेट का, बिकॉज एंगल बिटवीन द टू लाइन इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। सो ये जो वेट का कंपोनेंट आ जाएगा टुवर्ड्स परपेंडिकुलर टू दिस, ये जो हमारा एंगल है ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, बिकॉज ये एंगल किस किस के बीच में है, हॉरिजॉन्टल एंड दिस लाइन के बीच में। सो इसके परपेंडिकुलर हो गया नॉर्मल रिएक्शन वाली लाइन एंड इसके परपेंडिकुलर हो गया वर्टिकल। सो ये वाला एंगल वर्टिकल हो गया, ये वाली लाइन हमारी वर्टिकल होगी mg, और ये वाली लाइन हमारी इसके परपेंडिकुलर हो गया। सो जो एंगल इन दो लाइंस के बीच में है वही एंगल इन दो लाइंस के बीच में होगा। सो इसका ये वाला एंगल, ये वाला पार्ट हो गया mg cos थीटा, ये वाला हमारा इसका कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा। सो वेट को हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। मैंने कई न्यूमेरिकल्स में कराया, जस्ट मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि वेट को हम कैसे डिवाइड करते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइन इज ऑल्सो एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। सो इसका नॉर्मल क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन वाली लाइन हो गई, एंड इसका हॉरिजॉन्टल का नॉर्मल क्या है, वर्टिकल। सो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा होगा। सो वेट को हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया। सो यहाँ से अगर मैं देखूँ, सो हमारा F जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा, क्योंकि जस्ट इसने स्लाइड करना शुरू किया है।
जस्ट स्लाइड करना शुरू किया है, सो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एंड नॉर्मल रिएक्शन कितनी है, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, दिस डिवाइडेड एफ बाई आर कितना होता है, म्यू, एंड इधर से हमारा क्या आ जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। सो this tan theta is angle of repose and this is equal to mu, and remember friends angle of repose भी हमारा mu आया है, angle of friction भी हमारा mu आया था। so दोनों angle of friction, angle of repose की वैल्यू कितनी होगी, coefficient of friction के बराबर होगी। आइए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन ऑन एन इंक्लाइंड रफ प्लेन। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है, जो मैंने अभी आपको बताया, इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। एक्सेलरेशन अगर हम फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर स्मॉल एफ, इस बार इसको हमने स्मॉल एफ को फोर्स से डिनोट किया है, और स्मॉल एफ लगा रहा हूं तो इसके ऊपर हमारी फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लगेगी, फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर लगेगी कैपिटल एफ, जो कि इस तरफ होगी। इस केस में इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। सो एफ स्मॉल एफ जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, एफ स्मॉल एफ इसके ऊपर फोर्स लग रही है, कैपिटल एफ इसकी फ्रिक्शनल फोर्स है। सो एफ इसके ऊपर जो नेट फोर्स है दैट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ कैपिटल एफ, एंड यहाँ से वैल्यू निकाल सकता हूँ एम जी साइन थीटा माइनस कैपिटल एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, म्यू इंटू आर, एंड आर की वैल्यू कितनी है, आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। सो यहाँ से आप देख सकते हैं r इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, सो f इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। सो f की वैल्यू अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ m इंटू ए, जो इस बॉडी का मास m है, एक्सेलरेशन a होगी, दैट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। सो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, एक्सेलरेशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, कोई भी इंक्लाइंड प्लेन है उसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर स्मॉल एफ फोर्स लग रही है तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। सो ये हमारी एक्सेलरेशन हो जाएगी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। सो ये हमारी एक्सेलरेशन ऑन इंक्लाइंड रफ प्लेन हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, वर्क डन अंडर फ्रिक्शनल फोर्सेस। फ्रिक्शन इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब वो फोर्स जिसमें अगर वर्क डन किया जाता है, वर्क डन की डेफिनेशन होती है वर्क इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस। सो वर्क डन, फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जिसके अगेंस्ट अगर वर्क किया जाता है तो वो पाथ पे डिपेंड करता है, पाथ पे अगर डिपेंड करता है इसको हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। जो हमारी कंजर्वेटिव फोर्स होती है, कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जिसमें पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेट अस से अगर कोई एक ऑब्जेक्ट ए से बी मूव किया है, लेट अस से एक ऑब्जेक्ट ए से बी मूव कर गया अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स लगी, या लेट अस से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको लगी और वहाँ ए से बी मूव कर गया, तो ए से बी चाहे इस लाइन में मूव करें, चाहे वो ए से बी ऐसे मूव करें, चाहे वो ए से बी ऐसे मूव करें, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वर्क डन विल बी द सेम। वर्क डन उसके ऊपर, ये जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इस केस में जो फोर्सेस हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। लेकिन फ्रिक्शन की फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मीन्स अगर ए से बी उसने जाना है और ये रफ सरफेस है, ए से बी रफ सरफेस है और ये दूसरा सरफेस है जो लेट अस से स्मूथ है, ये स्मूथ है, तो दोनों के बीच में जो वर्क डन होगा, ए से बी जाना, हालांकि डिस्प्लेसमेंट सेम है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट सेम है, लेकिन क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए यहाँ पे वर्क डन फोर्स के ऊपर, पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसको हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। सो यहाँ पे अगर बॉडी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे P इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी, तो यहाँ पे अगर बॉडी अगर प्लेन एरिया में मूव करके गई है देन वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स कितनी लगेगी इसके ऊपर, दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। सो फोर्स इनटू डिस्टेंस मींस फोर्स हमारी इस तरफ एक्ट कर रही है, कितनी फोर्स होगी, मिनिमम फोर्स कितनी होगी कि इसको जो ये जो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स है इसको ओवरकम कर सकें। सो ये कितना होना चाहिए, P, यहाँ पे फोर्स जो एक्ट कर रही है दैट इज इक्वल टू P डॉट एस। सो P इज द फोर्स जो इस तरफ इसको खींच रहा है, एंड कैपिटल F जो है दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। ये जो F डॉट एस इसकी डेफिनेशन होगी, एंड P डॉट एस, P इज उसका नाम है फोर्स का। सो ये इसको इस तरफ खींच रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट इसने S ट्रेवल किया है,
एंड कितनी वैल्यू इसकी होनी चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू एफ। एफ ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये वाली फ्रिक्शनल फोर्स है। सो क्योंकि दोनों ऑपोजिट है सो माइनस हो जाएगा एफ डॉट एस, और क्योंकि पी और एफ दोनों ऑपोजिट एक्ट कर रहे हैं सो यहाँ पे आ जाएगा एफ इंटू एस माइनस इंटू एफ इंटू एस, डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री। सो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा एफ इंटू एस, एस कॉस 180 माइनस 1 हो गया, सो ये एडजस्ट हो गया एफ इंटू एस। एफ की वैल्यू कितनी है, एफ इज इक्वल टू, एफ इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, आर की वैल्यू होती है हमारी आर इज इक्वल टू एम जी। सो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज इक्वल टू वर्क डन कितना हो जाएगा हमारा, म्यू एम जी एस। सो फ्रिक्शन के अगेंस्ट हमें कितना काम करना पड़ेगा, फ्रिक्शन के अगेंस्ट हमें इतना काम करना पड़ेगा म्यू एम जी इंटू एस। इस केस में अगर बॉडी को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो इस केस में अगर मैं डिराइव करूँ फ्रिक्शन की फोर्स एफ डॉट एस, इस केस में हमारा कितना आ जाएगा। इंक्लाइंड प्लेन के केस में वर्क डन कितना होगा, इंक्लाइंड प्लेन के केस में अगर मैं यहाँ पे रख लूँ दैट इज पी डॉट एस, एंड पी की वैल्यू कितनी है, पी शुड बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स एफ, फ्रिक्शन फोर्स एफ दोनों को मिला के बनेगा इंटू एस। ये इतना होना चाहिए पी की वैल्यू एम जी साइन थीटा प्लस एफ की जगह मैं लिख सकता हूँ एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, आर की वैल्यू है यहाँ पे एम जी कॉस थीटा, सो म्यू एम जी कॉस थीटा। सो ये हमारी एफ की वैल्यू आ गई, यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एस। सो ये वर्क डन कितना हो जाएगा हमारा, वर्क डन इज इक्वल टू एस इंटू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। सो इंक्लाइंड प्लेन के केस में हमारा ये वर्क डन हो जाएगा। वर्क डन हमें आगे वर्क एनर्जी एंड पावर वाला जो टॉपिक आएगा उसमें हम वर्क डन, एनर्जी, पावर, ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जस्ट आपको रेफरेंस देने के लिए कि फ्रिक्शनल फोर्स में जो काम करना है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स। सो वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट है फ्रिक्शन की एप्लीकेशन। फ्रिक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जब हम कोई भी जो है रोड, कर्व्ड रोड है, उसके ऊपर हम गाड़ी लेके जा रहे हैं तो हमारी स्किडिंग ना हो, तो हमें कितनी मैक्सिमम स्पीड के साथ जाना चाहिए। अगर हमारी फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं तो हम उसको कहते हैं, उस टॉपिक को कहते हैं राउंडिंग ऑफ अ लेवल कर्व्ड रोड। कि हमारी उसमें जो अगर रेडियस इसका लेटस है, जो इसका कर्व का रेडियस स्मॉल आर है, जो इसका रेडियस है लेटस है, ये सेंटर है जहाँ से ये कर्व कर रहे हैं, तो इसमें जो हमारी फ्रिक्शनल फोर्सेस होंगी, जो बॉडी की मूवमेंट क्या होगी वो स्ट्रेट जाना चाहेगी। जो फ्रिक्शनल फोर्सेस होंगी वो उसकी स्ट्रेट मोशन को अपोज करेंगी, वो टायर की स्ट्रेट मोशन को अपोज करेंगी, और वो F1 एंड F2, अगर ये दो टायर की मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें जो ये फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं F1 एंड F2, ये हमारी सेंट्रीपिटल फोर्सेस में सप्लाई करेंगी। सो इस केस में जो हमारी F1 एंड F2, F1 प्लस F2 जितनी फोर्स, इतनी फोर्स होनी चाहिए फ्रिक्शन की कि वो सारी की सारी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सकें। सेंट्रीपिटल फोर्स इज Fc। सेंट्रीपिटल फोर्स का आपको फॉर्मूला पता है फ्रेंड्स, अगर इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी v है तो और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो r है, सो सेंट्रीपिटल फोर्स इतनी होगी। सो इसका मतलब है F1 प्लस F2 मस्ट बी ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाय r। मतलब यहाँ पे F1 प्लस F2 इतने ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होना चाहिए कि वो सारी की सारी सेंट्रीपिटल फोर्स जो गाड़ी को टर्न करने के लिए चाहिए वो दें। अगर सेंट्रीपिटल फोर्सेस, अगर इसमें फ्रिक्शनल फोर्सेस कम है, F1 F2 कम रह जाती हैं, तो स्किडिंग होगी, गाड़ी हमारी स्किड करेगी, टर्न नहीं कर पाएगी, स्किड करके सीधा आगे चली जाएगी। सो F1 प्लस F2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब F1 क्या है हमारा, दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू R1, F2 क्या है हमारा, दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू R2। अगर दोनों को जोड़ दें F1 प्लस F2 दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू R1 प्लस R2 क्या है हमारा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू mg, that is weight of this car, that is equal to R1 plus R2, and R1 plus R2 क्या है हमारा, weight of the car, that is mg। so F1 plus F2 की जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ म्यू टाइम्स mg। इसका मतलब है इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व कर लूँ, म्यू mg मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। इट मीन्स m से m कैंसिल हो गया, v स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू g r। इट मीन्स v मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू इंटू जी इंटू आर। सो मतलब जो मैक्सिमम वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे टर्न के ऊपर कितनी हो सकती है, v मैक्सिमम वेलोसिटी
इज इक्वल टू म्यू इंटू जी इंटू आर। सो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से टर्न कर सकती है कार वहाँ पे, ऑब्जेक्ट, राउंड ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से टर्न कर सकता है मैक्सिमम, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ म्यू इंटू जी इंटू आर। इससे ज़्यादा अगर वेलोसिटी होती है तो वो स्किडिंग होगी। सो आप देख सकते हैं कि जो हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट को टर्न करने की, ये फ्रिक्शन फोर्सेस पे डिपेंड कर रहा है, म्यू पे डिपेंड कर रहा है। म्यू आपको पता है डिपेंड करता है कि अगर हमारी रोड कितनी स्मूथ है, अगर रोड बहुत स्मूथ है या रोड पे अगर ऑयल गिर गया है, बहुत ही ज़्यादा लुब्रिकेशन हो गई है, तो म्यू की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। इस केस में हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम जो स्पीड होगी वो बहुत ही कम रह जाएगी, और नॉर्मली जो व्हीकल उससे ज़्यादा होंगे तो हमारी स्किडिंग होगी ही होगी। इसीलिए जब हमारी लुब्रिकेटेड ऑयल्स पे जब हम देखते हैं मूवीज़ में कि कोई ऑयल गिर गया और एकदम से कार स्किड होकर आगे चली गई, वो टर्न नहीं कर पाई, उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे उसको टर्न करना है वो बहुत ही कम हो जाएगी, और नॉर्मली उसकी वेलोसिटी जो होती है गाड़ी की एक्चुअल वेलोसिटी उससे ज़्यादा होगी। थ्योरेटिकली मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए। क्योंकि हमारी फ्रिक्शनल फोर्सेस इतनी रिलायबल फोर्सेस नहीं हैं हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स को देने के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स को देने के लिए फ्रिक्शनल फोर्सेस आर नॉट दैट रिलायबल। सो हम क्या करते हैं, रोड को थोड़ा सा बेंड कर देते हैं, इसका जो आउटर एरिया है इसको हम थोड़ा सा उठा देते हैं, उसको हम कहते हैं बेंडिंग ऑफ द रोड्स, जो कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। ये नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, बेंडिंग ऑफ द रोड्स। सो फ्रेंड्स आप ये देखेंगे, ये जो रोड है इसको हमने साइड से उठा दिया, थोड़ा सा ये थोड़ा सा लिफ्ट कर दिया, इसको इस तरीके से हमने लिफ्ट कर दिया। इससे क्या होगा, जो इसकी नॉर्मल रिएक्शन होगी, जो हमारी गाड़ी की नॉर्मल रिएक्शन है, अगर ये एक्शन ऐसे कर रहा है, गाड़ी के ऊपर एक्शन ऐसे हो रहा है, तो गाड़ी रिएक्शन इसको ऐसे प्लेन में ऐसे देगा। उसका जो एक नॉर्मल रिएक्शन n, जो अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, n का एक कंपोनेंट n साइन थीटा, वो हमें mv²/r नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स हमें कहाँ से मिलेगी, इसके एक कंपोनेंट से मिलेगी। नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट हमें सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, जिसको हम बेंडिंग ऑफ द रोड्स कहते हैं। इस केस में हमारे फॉर्मूलाज क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, इस केस में अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्सेज अभी यहाँ पे नहीं ले रहा, मैं दोनों आपको तरीके करवाऊंगा, फ्रिक्शनल फोर्सेज लेके एंड फ्रिक्शनल फोर्सेज के बिना। अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्सेज नहीं ले रहा तो मेरा एक कंपोनेंट जो है आर का, अगर मैं, ये हमारा रिएक्शन हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, नॉर्मल रिएक्शन का ये वाला एंगल अगर थीटा है, सो एंगल बिटवीन टू लाइन इज ऑल्सो एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। सो ये हमारी वर्टिकल लाइन होगी, और ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया। नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सो ये हमारा थीटा ही रहेगा। इसका मतलब ये आर कॉस थीटा हो गया, ये आर साइन थीटा हो गया। सो ये आपको कंपोनेंट बनाने आने चाहिए। कंपोनेंट कैसे बनाए गए हैं, नॉर्मल रिएक्शन, और ये हमारा एंगल बिटवीन टू प्लेन्स था थीटा, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, इसका मतलब ये वर्टिकल लाइन, और ये इसके बीच, इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, हमारा थीटा ही एंगल होगा। सो इसका मतलब हो गया आर साइन थीटा, इस तरफ हो गया आर साइन थीटा इज नाउ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी मैं फ्रिक्शन फोर्स को इसमें नहीं ले रहा हूँ, मैं वो भी आपको टॉपिक कराऊंगा फ्रिक्शन फोर्सेज लेके भी। आर साइन थीटा इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एंड आर कॉस थीटा इज प्रोवाइडिंग द वेट कंपोनेंट इज इक्वल टू mg। सो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, ये बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू v²/r इंटू जी। सो इसका मतलब है v कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू, यहाँ पे भी अगर मैं इनइक्वालिटीज़ लेना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इक्वल की जगह कर सकता हूँ आर साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mv²/r। मीन्स इतनी तो फ्रिक्शनल फोर्स इसको देनी ही देनी पड़ेगी आर साइन थीटा को, इतनी तो इसको नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट इधर आना ही चाहिए। आर साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, सो वी मिनिमम, सो इसका मतलब है अगर मैंने इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस कर दी है, सो यहाँ पे हमारा बन जाएगा v² मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू r इंटू जी इंटू टेन थीटा, और v मैक्सिमम कितना हो जाएगा हमारा, v मैक्सिमम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r g टेन थीटा। सो ये हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी उस केस में, क्योंकि थीटा जो होता है नॉर्मली हम बेंडिंग करते हैं, जैसे इस रोड में आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा रहा हूँ तो बहुत ही स्मॉल बेंडिंग होती है। सो अगर मैं थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, सो लेट अस से ये हमारी रोड की विड्थ है जो ऊपर से दिख रही है, इसको मैं अगर b कह लूँ, और ये स्मॉल हाइट जो मैंने एंगल दिया है h, ये थीटा है। क्योंकि ये मेरा थीटा बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही कम इंक्लाइन करते हैं, बहुत ज़्यादा इंक्लाइन नहीं करते हैं क्योंकि वो गाड़ी अदरवाइज टॉपल कर जाएगी। सो ये थीटा इतना स्मॉल है, tan थीटा की वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा कितना होता है, h/b। सो अगर आपको ये h इंक्लिनेशन उसकी दी हुई है कि कितना उसको ऊपर उठाया है, ऊपर से उसकी
विड्थ दी हुई रोड की, सो आप वैल्यू मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी इक्वल टू आर जी एच बाई बी, इसकी वैल्यू आपकी ये आ जाएगी आर जी टेन थीटा और यहाँ पे आर जी एच बाई बी, ये हमने कैलकुलेट कर दिया। अब मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लिया था, अगर मैं फ्रिक्शन लेके कैलकुलेट करूँ वो केस कैसा होगा वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर फ्रेंड्स फ्रिक्शन लेके करना है, सो फ्रिक्शन के केस में क्या होगा, फ्रिक्शन हमेशा यहाँ एक्ट करेगा नीचे, दिस इज फ्रिक्शन एफ। सो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट ये थीटा एंगल हो जाएगा हमारा, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा जो होगा ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, ये एफ कॉस थीटा और एन साइन थीटा या आर साइन थीटा, आर साइन थीटा प्लस एफ फ्रिक्शन की फोर्स एफ कॉस थीटा will provide necessary centripetal force in this case। ये क्लियर है फ्रेंड्स, अगर फ्रिक्शन की फोर्स इस तरफ एक्ट कर रही है, उसका थीटा अगर इंक्लाइन प्लेन पे चल रहे हैं तो ये वाला एंगल थीटा है, सो एफ कॉस थीटा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, एंड जो एफ का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा वो नीचे वेट के साथ बैलेंस हो जाएगा, सो आर कॉस थीटा कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। सो ये फ्रेंड्स आपको क्लियर होना चाहिए। अगर मैं फ्रिक्शन की फोर्स को बैंकिंग ऑफ द रोड्स में फ्रिक्शन की फोर्स को लेके चल रहा हूँ तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। सो एफ इज इक्वल टू हमारा कितना होता है, फ्रिक्शन की फोर्स होती है दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। सो मैं यहाँ पे म्यू इंटू आर की वैल्यू पुट कर दूंगा, आर कॉस थीटा माइनस एफ को मैं इस साइड ले आऊँ एंड म्यू की वैल्यू पुट कर दूँ म्यू साइन थीटा, आर कॉमन निकाल लिया दैट इज इक्वल टू एम जी। मैंने एफ की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करी है, सो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई, एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये वैल्यू होगी हमारी r की। मैं इस r की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मेरा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आप देखें r की इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, r की वैल्यू को मैंने पुट किया एम जी कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, आर की वैल्यू को मैंने पुट किया इंटू साइन थीटा प्लस एफ की जगह मैंने म्यू आर पहली इक्वेशन में पुट कर दिया, एफ की जगह मैंने म्यू इंटू आर पुट किया तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू कॉस थीटा। ये क्लियर है फ्रेंड्स, मैंने आर कॉमन निकाल लिया यहाँ से पहली इक्वेशन से, एफ की जगह मैंने म्यू इंटू आर लिखा, यहाँ पे म्यू इंटू आर कॉमन आ गया, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, आर की वैल्यू मैंने ये वाली पुट कर दी एम जी डिवाइडेड बाई म्यू कॉस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर। सो यहाँ से फ्रेंड्स आप m के साथ m कैंसिल कर देंगे एंड r आप इस साइड ले जाएं, सो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी r इंटू जी इंटू साइन थीटा एंड कॉस थीटा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ गया कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। सो इसको मैं अगर फर्दर कॉस थीटा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दूं तो ये फ्रेंड्स कितना बन जाएगा, सो इसमें कॉस थीटा से मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहा हूँ, सो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट r इंटू जी, न्यूमरेटर में आ गया यहाँ पे टेन थीटा प्लस म्यू, टेन थीटा प्लस म्यू, टेन थीटा प्लस म्यू क्योंकि कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय कॉस थीटा से डिवाइड किया 1 माइनस म्यू टेन थीटा। मैं इस एक्सप्रेशन के साथ आपको कंपेयर करके दिखा रहा था कि अगर आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू नहीं लेते हैं, म्यू जीरो कंसीडर कर लेते हैं तो ये म्यू टेन थीटा एंड म्यू वाली टर्म जीरो हो जाएगी, v विल बी इक्वल टू आर जी टेन थीटा स्क्वायर रूट। सो ये दोनों केसेस में आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी सेम आ जाएगी। अगर आप फ्रिक्शनल फोर्सेस को लेके चलते हैं फ्रेंड्स तो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए। उस केस में आपको कुछ ना कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो भी आपको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, कुछ आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स आपको नॉर्मल रिएक्शन के साइन कंपोनेंट से मिल रही है। सो इसको हम बैंकिंग ऑफ द रोड्स कहते हैं, बड़ा यूजफुल कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आ जाते हैं बैंकिंग ऑफ द रोड्स के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट।